अगर आप मंथली सेल टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जिसमें जो आपका कंप्लाइंस लेवल है वो हर एंगल से मैच होगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। तो 3 चीज़ें बेसिकली हम कवर करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद हम कैलकुलेशन का एक प्रोसेस देखेंगे और फिर एंड पे देखेंगे कि रिकंसिलेशन कैसे की जाती है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है। हम ये कहते हैं कि एक मिस्टर ए है जिन्होंने सेल की किसी भी कस्टमर को, और उनकी जो सेल वैल्यू थी विदाउट टैक्स जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपया। और उसके बाद जो है वो 18% उस पर सेल टैक्स चार्ज किया गया जो कि बनता है 18,000, और टोटल जो वैल्यू बनती है वो 1,18,000 रुपया। अब ये एक बेसिकली इनवाइस प्राइस आपने डिसाइड की। हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि ये जो सेल प्राइस है कैसे बनाई गई कि कोई एक प्रोडक्ट थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 80 थी और उसके बाद जो प्रॉफिट ऐड किया गया वो 20 किया गया और 100 रुपये की आपने प्राइस बनाई। ये कॉस्टिंग के लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। जब आपने ये चीज़ सारी फाइनल कर ली तो उसके बाद क्या होता है कि आप सिस्टम के अंदर एक एंट्री करते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ सेल है। मैं हमेशा डबल एंट्री पे क्यों डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो फ्यूचर की सारी कंप्लाइंस आपकी ठीक नहीं होगी। ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद आप डाटा पे रिलाई करते हैं, डाटा अगर ठीक नहीं होगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी, आपकी रिटर्न फाइल ठीक नहीं होगी, ठीक फाइल नहीं होगी, कंप्लाइंस ठीक नहीं होगी। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी हमने लेक्चर में डिस्कशन की है तो मैंने हमेशा ये बात इस पे ही जोर दिया है कि हमें रिकॉर्डिंग का जो पहला स्टेप है, छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं हम इसको बेसिकली इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपने क्या एंट्री की होगी, आपने जो है वो हमने क्या किया कि जो रिसीवेबल था मिस्टर बी था उसको हमने टोटल अमाउंट से 1,18,000 से डेबिट किया और क्रेडिट हमने टर्नओवर कर दिया जो कि विदाउट टैक्स वैल्यू थी 1 लाख रुपया। और इसी तरीके से क्रेडिट हमने कर दिया सेल टैक्स जिसकी वैल्यू बनती थी 18,000 रुपया। अब ये थी रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमने एंट्री की। अब जब आप ये एंट्री करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने ऊपर ये डिस्कस किया है कि ये जो 80,000 की कॉस्ट थी ये बेसिकली स्टॉक वैल्यू हो सकती है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा डिटेल में, लेकिन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें स्टॉक की वैल्यू हो सकती है टोटल, और उसके बाद अगर कोई आपने वेरिएबल ओवरहेड वगैरह चार्ज किए हैं तो उनकी वैल्यूज हो सकती है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो आपने चीज़ जो आगे से प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं वो 80,000 की आपने ली जो कि स्टॉक की वैल्यू थी। तो जैसे ही आपने ये एंट्री सेल के टाइम पे की तो सिस्टम ने एक दूसरी एंट्री की जो कि ऑटो एंट्री होती है। वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल को वो डेबिट करेगा सिस्टम 80 से, और क्रेडिट आपका जो स्टॉक है उसको कम कर देगा 80 से। अब क्या हुआ कि ये दो एंट्री तो हो गई। अब जब आपके पास पेमेंट आती है, या फॉर एग्जांपल उससे पहले आप देखें तो हम अगर छोटा सा P&L बनाएं तो ये सेल आती है, उसके बाद इसी से रिलेटेड ये कॉस्ट ऑफ सेल है, और फिर यहाँ पे आपका एक जीपी है। तो सेल आपकी थी 1 लाख रुपए की विदाउट टैक्स वैल्यू जो ये वाली थी, और कॉस्ट आपका था 80,000 की, और उसके बाद जो जीपी बनता है वो बनता है 20,000 का। अब ये यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास आती है इसी से रिलेटेड इस प्रोडक्ट की पेमेंट। जब पेमेंट रिसीव होती है यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे 1,18,000 रुपये से, और क्रेडिट आप कर देंगे जो आपका रिसीवेबल है 1,18,000 रुपये से। अब आपके पास जो डेबिट क्रेडिट के अकाउंट चल रहे होंगे सिस्टम में, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं ये स्टॉक का अकाउंट था, यहाँ पे हम ये कह लेते हैं ये टर्नओवर का अकाउंट है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये कॉस्ट का अकाउंट है, और यहाँ पे आपके पास रिसीवेबल का अकाउंट आ रहा है। तो रिसीवेबल का अकाउंट में पहले 1,18,000 रुपया बुक किया एट द टाइम ऑफ सेल, बाद में पैसे आए तो ये जो अकाउंट है वो नील हो गया, ट्रांजैक्शन ठीक रिफ्लेक्ट हो गई। कॉस्ट में जो है वो 80,000 रुपये की आपकी कॉस्ट बुक हो गई जो कि इस एंट्री से आ गई जो ऊपर हमने एंट्री की है। टर्नओवर में 1 लाख रुपया जो है वो आपका बुक हो गया जो पहली एंट्री हमने की वहां पे, और इसी तरीके जो स्टॉक था उसमें क्रेडिट हो गया 80,000। तो सारे अकाउंट में जो अमाउंट है वो केयरफुली रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब जब आप सारा काम ये कर लेते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जब ये हम ऑब्वियसली जब हम ये पहला स्टेप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जो एनेक्जर सी होता है वो हर महीने 10 तारीख को आपने फाइल करना है। उसके बाद टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जो पेमेंट है वो आपने 15 को करनी है। उसका फार्मूला क्या होता है, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। ये हम बड़ी डिटेल से डिफरेंट लेक्चर्स में देख चुके हैं।
ये हम बड़ी डिटेल से डिफरेंट लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सेल टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है कि जी 18 तारीख को जाके आपने जो सेल टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। अब जब आप फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली ये नेक्जर सी के अंदर जो ऊपर हमने सेल की वैल्यू है वो आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या आता है, स्टॉक है जो नेक्जर एफ के अंदर आप रिपोर्ट करेंगे। अब नेक्जर सी में 1 लाख रुपये आएगा, जो ऊपर हमने लिखा है नेक्जर एफ के अंदर आप 80,000 की कंजम्पशन दिखाएंगे। अब ये जो पार्ट था ये सेल टैक्स रिटर्न से रिलेटेड था। अब क्या होगा कि साल के एंड पे जाके लेट से आप 30 जून 2024 पे जाते हैं, एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आप सेल लिखेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल ऑब्वियसली छोटे से अकाउंट बनेंगे और ये जीपी आता है। हम अज्यूम करते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन है जो ऊपर हमने लिखी है, तो 80,000 से जीपी आ गया, जो 20,000 से जीपी आता है। अब इसको मैच किया जाता है एनुअल रिटर्न को, यानी कि जो एनुअल टैक्स रिटर्न है वर्सेस सेल टैक्स रिटर्न, यानी कि मंथली जो रिटर्न है। अब होता क्या है कि एनुअल जो टैक्स रिटर्न है उसको वर्सेस मैच किया जाता है सेल टैक्स रिटर्न के साथ। एनुअल रिटर्न में आपकी सेल आ रही होगी 1 लाख रुपया, सेल टैक्स रिटर्न में भी 1 लाख रुपया है। एनुअल रिटर्न में आपकी कॉस्ट आ रही होगी 80,000 रुपया, सेल टैक्स रिटर्न में भी 80,000 आ रही है। ये आ रही होगी नेक्जर सी से और ये जो आ रही होगी नेक्जर एफ से। तो इस तरीके से आपने हर महीने अपनी रिकंसिलेशन करते जाना है। 3 स्टेप हमने डिस्कस किए हैं, रिकॉर्डिंग है, कैलकुलेशन है और रिकंसिलेशन है। आप हर महीने से ये स्टेप फॉलो करें ताकि साल के एंड पे कोई डिफरेंस ना आए। जब आपकी इस तरीके से चीज़ें मैच होंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कम से कम नोटिस रिसीव होंगे और फ्यूचर में आपकी कंप्लाइंस भी अपडेट रहेगी। आपका जो टैक्स पेयर जो स्टेटस रहेगा डिपार्टमेंट में वो भी बेहतर रहेगा क्योंकि आप फुली कंप्लाइंट है। इससे आपको जो है, अगर आप इस तरीके से 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं, हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग है, कैलकुलेशन है, रिकंसिलेशन है, तो आपकी मंथली सेल टैक्स रिटर्न एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच चलेगी। दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, आप कंप्लाइंट रहेंगे। अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कम से कम आपको नोटिस रिसीव होगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप है जो हम इग्नोर करते हैं। साल के एंड पे जाके हम चीज़ें मैच नहीं करते, रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में नोटिस आता है, फिर हम भागते हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट ने अपनी चीज़ें चेक करनी ही है। हमें अपने आप को खुद बेहतर करना है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमें नोटिस कम से कम रिसीव हो। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।